अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी पर अरब न्यूज़ की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा एक दफ़ा फिर निकलेंगी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ करेंगी, जबकि आलमी सतह पर एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के हक़ में बात की जा रही है, आवाज़ उठ रही है, तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिव इशू कश्मीर के हालात के ऊपर। कश्मीर के हालात जी ठीक नहीं है और इनको ठीक करने का लगता है कि इरादा भी नहीं है, क्योंकि इरादा तो तब हो जब हमें नज़र आए कि जनाब किसी ने ये सोचा है कि जो कुछ हो गया ये बहुत गलत हो गया है और इसको हमने ठीक तरह से डील करना है। अभी भी जो गैर सरकारी तर्जुमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज है, वो जिस अंदाज से उसको पोर्ट्रे करके बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, तो उससे तो जो वाइब्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अभी भी मुक़्तदर हलकों में सोच यही है कि हमने कुट ही लगानी है, हमने इनको गद्दार साबित करना है और हमने सिर्फ ताकत के बलबूते पर इनको घर भेजना है, मुंतशिर करना है, तहरीक का जोर तोड़ना है और उसके बाद एक कठपुतली हुकूमत हमने इनके ऊपर नाफिज कर देनी, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से तो ये सारे बिल्कुल लाताल्लुक हैं जो कश्मीरी अवाम है। तो ये जो एक आप कह लें कि इस वक्त के गोल्स हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। हल तो इसका क्या है? हल तो बड़ा आसान है। हल तो ये है कि आप फौरी तौर पर जो सियासी क़यादत है और जो जेन्युइन क़यादत है उसको आगे लेकर आएँ, बातचीत करें और मसले का हल निकालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको शुरू से ही एक बहुत गलत तरीके से हैंडल करके बहुत ज़्यादा फैला लिया गया है। आज सूरत हाल ये रही है दिन भर कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कश्मीर के रैलीज़ निकलती रही हैं, एहतजाज होते रहे हैं और गम और गुस्से की एक लहर आपको नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ लाशें पहुँची हैं, जितने लोग शहीद हुए हैं, वहाँ वहाँ आपको उससे बड़े जुलूस नज़र आ रहे हैं जनाज़ों पे उनके, और जो एक जज्बात दिखाई दे रहे हैं वो इससे पहले हमने कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखे। और ये बड़ा तकलीफ़ देह है देखना कि कश्मीर में, हमारे अपने कश्मीर में इस तरह के जज्बात हमें देखने को मिल रहे हों, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस किस्म की नारेबाजी हो रही हो, जहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा हो कि इतना गम और गुस्सा उनके अंदर आ रहा हो इस सारी सिचुएशन के ऊपर, तो ये हमने पहले नहीं देखा और यकीन मानिए कि ये हम देखना भी नहीं चाहते थे। तो बड़ी तकलीफ़ हुई है जी इस सारे मामले पर, और वो तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते अब जो है सूरत हाल ये कि इस्लामाबाद तक आ गई है। इस्लामाबाद में आज एक तलबा की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया। तलबा ने एक प्रोटेस्ट में काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ शिरकत भी की। कश्मीरी स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद में मुक़ीम है वो ज़्यादा नज़र आए और उन्होंने जो कश्मीर के हालात हैं उसके ऊपर एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हैरत अंगेज़ तौर पर, बल्कि अब हैरत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वजह तो हमें पता है कि बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर उस तरीके से हमें इस पूरे मामले के ऊपर उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज होता नज़र नहीं आया। हाँ, सोशल मीडिया पर लोगों ने भरपूर आवाज़ उठाई है। ये मानना पड़ेगा कि जहाँ पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश रहा और बिल्कुल चाटोकार मीडिया बन के रहा, वहाँ पर जो हमारे सोशल मीडिया पे सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने भी इसकी भरपूर कवरेज की है। उसके अलावा आम लोगों ने भी इसके ऊपर भरपूर तरीके से बात की है। तो सोशल मीडिया ने और सोशल मीडिया पर मौजूद पाकिस्तानियों ने भरपूर इजहार यकजहती किया है कश्मीरियों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे नेशनल मीडिया का हाल है वो आपके सामने, बल्कि मैं आज देख रही थी इंडियन सहाफ़ी अशोक सिवाइन को, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है ट्वीट में कि हम अपने मीडिया को तो गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तो उससे भी आगे निकल गया है। वो तो ऐसा ब्लैकआउट करके बैठा हुआ है पूरी कश्मीर सिचुएशन का कि आपको यकीन ही नहीं होता कि इनके मुल्क के एक हिस्से में जो है वो इस तरह की सिचुएशन है और वहाँ जो है वो रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। तो बाहर इस पे बात हो रही है। अल जज़ीरा ने भी अब इस पे रिपोर्ट किया है, इस पे गार्जियन ने अखबार में लिखा है, इस पे और सतहों पे बात हो रही है। मुख्तलिफ जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। तो बाहर तो अब बात शुरू हो चुकी है और लोग इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। आप नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन
बाहर जो है वो इसके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ आपकी जो कोशिश है वो क्या है? आपकी कोशिश ये है कि आप उमर चीमों से, फरहान विरकों से एक बयानिया बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हैरान होती हूँ कि मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ हो क्या रहा है, उसको दुनिया रिपोर्ट कर रही है, और यहाँ आप बजाय इसके कि उस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करें जो वहाँ पे पैदा हो रही है, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप किसी तरह फरहान विरकों से, उमर चीमों से यहाँ पाकिस्तान में ये बता सकें कि जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि वो एजेंट हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडियन रॉ जो है वो उनको फंड कर रही है, और उनके कोई बंदे नहीं मरे, उन्होंने खुद ही अपने बंदे मार लिए हैं, और उन्होंने जो है वो एक्टिंग की है बनने की, और इस तरह की तबर्रों के साथ ये समझ रहे हैं कि ये जो 3-4 अकाउंट हैं ये बयानिया बना लेंगे रियासत के हक में कि हाँ जी वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फिर क्या पढ़ा जा सकता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है कि अगर इन लोगों से इस तरीके से बयानिए बनवाने हैं तो फिर क्या इससे आगे हो? फिक्र इस बात की नहीं होनी चाहिए कि भाई लोग यहाँ पर पाकिस्तान में क्या सोच रहे हैं, फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि उधर लोगों के जज्बात क्या हैं और उनको हमने कैसे हील करना है। लेकिन क्या ही कहा जा सकता है जब पूरे मुल्क में क्या क्या कुछ नहीं करके लोगों को अपने से इतनी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया गया, तो फिर उतने से एक हिस्से का क्या ही किसी को मेरा ख्याल है कि फ़िक्र लाहक होगी। तो यहाँ पाकिस्तान में क्या कोई मुख्तलिफ सूरत हाल है, वहाँ पे जो है वो कोई मुख्तलिफ सूरत हाल है। अब बहरहाल ये सबको पता चल गया है कि भाई पीटीआई के साथ सिर्फ गुस्सा नहीं है कि बंदा के जी पीटीआई को मार पड़ी थी, कि जी उन्होंने 9 मई कर दिया तो जी पीटीआई को इसलिए मार पड़ी। भाई आप फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ निकलें, आप कश्मीर के लिए निकलें, आप आयतुल्ला ख़ामेनी के लिए निकलें, आप अपने हकूक़ के लिए निकलें, आप किसी भी चीज़ के लिए निकलें, आप इमरान ख़ान के लिए निकल आएँ, किसी भी चीज़ के लिए निकल आएँ। उन्होंने ये बताया है कि हमारी पॉलिसी एक ही है। तो अगर कोई ये जस्टिफाई करता था कि जनाब पीटीआई ने चूँकि 9 मई किया है जी तो इसलिए उनके साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाता है, तो अब कश्मीरियों ने कौन सा 9 मई किया हुआ था जो उनके साथ ये सलूक हुआ है? इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए किसी को। बाकी अगर कोई चीज़ें हैं, किसी की कोई रवाबित हैं, कुछ हैं, तो भाई सामने लेके आएँ, पता चले। अब खबर आ रही है वैसे कि कल डीजी ISPR साहब जो हैं वो अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। होपफुली वो कश्मीर के इशू पे बात करेंगे। वैसे तो मेरा ख्याल है ये बलूचिस्तान में और KP में भी कुछ ऑपरेशंस हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, उसके हवाले से भी उन्होंने ब्रीफ करना है। लेकिन अंदाज़ा है कि कश्मीर के इशू की भी बात होगी, तो उसके अंदर हम तो बहुत वेलकम करेंगे कि वो चीज़ें जो हैं सामने रखें, सबूत सामने रखें, पता लगे कि वाकई वो तमाम लोग जिनके साथ पिछले साल सारी हुकूमत बैठ के जो है उनके मुतालबात मान रही थी, उनसे एग्रीमेंट कर रही थी और उनके मुतालबात के साथ एग्रीमेंट कर भी लिया था, वो बाद में पता चला है कि जी वो सारे तो रॉ एजेंट थे। तो मेरा ख्याल है वो सबूत सामने आने चाहिए ताकि पता चले कि ये एक्शन कमेटी वाले जिनको हुकूमत ने इतनी इज़्ज़त दी और इनके साथ एग्रीमेंट किया, हुकूमत को पता ही नहीं चला कि वो कौन लोग थे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या फैक्ट सामने आते हैं। अहमद फ़राद साहब का भी जिक्र कर दूँ मैं इसके साथ ही, क्योंकि अहमद फ़राद साहब जो हैं जी कश्मीरी नौजवान सहाफ़ी हैं, शायर हैं, और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा ही हो चला है कि उनका कुछ अता पता नहीं है। उनको गिरफ़्तार रखा हुआ है, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी कहीं शो नहीं की गई और किसी थाने में, किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया, बस उन्हें पकड़ के रखा हुआ है। और वजह यही है कि बहुत वोकल हैं, वो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो उनको सारे टाइम पीरियड के लिए बंद रखा हुआ है। और उनकी जो फैमिली ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि का अहमद फ़रहाद का जो है राब्ता उनसे कोई इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो ये भी बीच में साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल ये कि ये सारे इशू के बाद आगे का लाहेमल क्या है, वो मुझे तो, जैसे मैंने शुरू में ही बात की, कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई वो बहुत चेंज होगा। लेकिन सोचने की बात ज़रूर है
कि आपने अभी तक इससे हासिल क्या किया, और अगर इसको चेंज नहीं कर रहे तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हासिल किया इससे। मुझे तो नहीं पता, किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इमरान खान और पीटीआई से रिलेटेड क्या ख़बरें हैं जी। इमरान खान से थर्सडे को एक दफ़ा फिर मिलने जाएंगे उनके पार्टी के लोग, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं होगी एज़ यूजुअल। मारियो नफॉल जो उन्होंने पहले अपनी अलीमा खानम साहिबा का इंटरव्यू किया है, और भी यानी कई दफ़ा वो आवाज़ उठा चुके हैं इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने एक दफ़ा फिर ट्वीट किया है कि क्यों अभी तक इमरान खान जेल में है और क्या वजह है। उनको भी समझ नहीं आ रही कि किस बात के ऊपर इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। बहरहाल इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये कि अलीमा खान साहिबा एक दफ़ा फिर निकल रही हैं। कल उन्होंने कबायली जो इलाके हैं उनकी तरफ रुख किया है, बजौड़ जाएंगी, वो शब कदर जाएंगी, इससे रिलेटेड इलाकों में वहाँ पर वो कैंपेन करेंगी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगी, और वहाँ ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ कारकुनों से उनका खिताब भी होगा। तो अलीमा खान साहिबा भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है कि उनको इम्कान है कि काफ़ी मैसिव रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे भी मिलेगा। इसके साथ साथ जी जो अहम ख़बर है वो इस हवाले से भी है कि जो बिलियन ट्री सुनामी है इमरान खान साहब का मंसूबा, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है इमरान खान साहब के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, उनके हवाले से जी एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज़ हुई है और अरब न्यूज़ के ऊपर हुई है। पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं वसीम अब्बासी, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया है और इसकी रिपोर्टिंग की है और उसका रिपोर्ट भी किया है। और इसमें वाज़े तौर पर इस डॉक्यूमेंट्री में बताया जा रहा है कि पेशावर के नवाही इलाकों में बिलियन ट्री सुनामी के तहत किस तरीके से ट्री प्लांट किए गए, और 17 लाख ट्री जो हैं वो उस एक एरिया में सिर्फ जो हैं वो कल्टीवेट किए गए हैं। एक एरिया के वो सिर्फ बता रहे थे कि वो 17 लाख थे, और उसके साथ उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी उसके साथ ज्वाइन किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 2013 में वो कैसे बंजर सा इलाका था, और उसके बाद 2025 में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ग्रीन इलाके में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इतने सालों में वो जो दरख्त हैं वो बढ़कर अब पूरे इलाके को सरसब्ज कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो इलाका है यहाँ पे इस कदर जो हुई है सारी प्लांटेशन, उसकी वजह से इसके जो टेम्परेचर है उसमें वाजे आपको फ़र्क नज़र आता है, काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। तो बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान साहब का एक बहुत फ्लैगशिप मंसूबा, बहुत विजनरी इमरान खान साहब का मंसूबा, इमरान खान साहब को जो नेचर से मोहब्बत है उसका भी एक इजहार, और उसके साथ बिलियन ट्री सुनामी की ऊपर बड़ी शुरू में जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी तो बड़ी इस पर मुखालिफ जो पार्टीज़ थी उन्होंने सियासत करते हुए इसको निशाना भी बनाया, इसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि आज बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है, और ये हुआ है इमरान खान साहब के अक्सर मंसूबों के साथ कि जब उन्होंने वो स्टार्ट किए हैं तो उसके ऊपर बिला वजह सोचे समझे बगैर तनकीद की गई, लेकिन बाद में वो उनके जो प्लान्स थे वो दुरुस्त साबित हुए। बिलियन ट्री सुनामी हो या फिर कोरोना में जो उन्होंने मैनेजमेंट की, शुरू में उस पर बेहद तनकीद हुई और पाकिस्तानी मीडिया ने भी खुद उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया, और सबका ख्याल था कि बाकी ममालिक की तरह टोटल लॉकडाउन करके मीशत का कबाड़ा कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, और उसके बाद वो भी आलमी सतह पर रिकग्नाइज़ हुआ कि इमरान खान साहब ने किस अंदाज से बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया है। इसी तरह BRT का मंसूबा, इसको भी बहुत दफ़ा निशाना बनाया गया, इसका मजाक भी उड़ाया गया, इस पर तनकीद भी की गई, इस पर केसेस भी बने, लेकिन BRT मंसूबे को भी आलमी सतह पर पजीराई भी मिली और सराहा भी गया। सेहत कार्ड जो इमरान खान का मंसूबा है, इसको बहुत ज़्यादा शुरू में निशाना बनाया गया, लेकिन आज की हकीकत यह है कि ख़ुद नून लीग भी इस बात को मानती है कि इमरान खान साहब का जो सेहत कार्ड का मंसूबा है वो उनका एक ऐसा मंसूबा है जिसने गरीबों के दिलों में घर कर लिया। और आज भी बहुत से आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान को सिर्फ इस बुनियाद पे वापस आना चाहिए कि उन्होंने सेहत कार्ड लॉन्च किया। तो ये वो चंद मंसूबों का सिर्फ मैंने आपको अहवाल बताया है कि जिनके बारे में लोग ये समझते थे कि ये बेकार मंसूबे हैं और ये शायद आगे चल भी नहीं सकेंगे और वगैरह, लेकिन वो मंसूबे जो हैं बाद में आलमी सतह पर रिकग्नाइज हुए। वसीम अब्बासी साहब अदरवाइज़ काफ़ी नाकिद हैं PTI के और इमरान खान के, लेकिन वो भी
यानी इस मंसूबे को एक्नॉलेज करने पर मजबूर हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ी डंडी मारी और कहीं इमरान खान का या पीटीआई का या सूबाई हुकूमत का जिक्र नहीं किया, उनकी कहीं उनको क्रेडिट नहीं दिया, हालांकि देना चाहिए था। और उसको बस उन्होंने ये बताया कि जी केपी में ये इनिशिएटिव लिया गया और ये था। लेकिन इसके बावजूद भी आप बताएं या ना बताएं, आप क्रेडिट दें या ना दें, दुनिया जानती है कि ये किसका मंसूबा था। और जब उनसे ये सवाल भी किया गया कि तारिक मतीन साहब ने उनसे ट्विटर पे ये सवाल किया कि भाई आपने इसमें जिक्र नहीं किया उनका, तो उन्होंने कहा जी मैं जिक्र करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये किसका मंसूबा है। भाई बच्चे बच्चे को भले ही पता है, लेकिन आप तो अपनी तरफ से कंजूसी ना करते। जहाँ पे क्रेडिट होता है वो क्रेडिट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। नून लीग के मंसूबों को तो आप लोग बड़ा नाम ले लेके क्रेडिट दे रहे होते हैं। तो बहरहाल वो उनका अपना डिसीजन है कि उन्होंने कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब के इस मंसूबे को इस तरीके से आलमी पजीराई मिली है। और ये बताते हैं कि इमरान खान साहब कोई 1-2 साल के या 1-2 महीनों के मंसूबों पर तशहीर चलाकर उसको वाह कराने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी नज़र जो है वो दूर तक थी। और इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ये जमातें PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इनकी तो कहीं वो प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन PMLN की प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ वो मंसूबे होते हैं जिनको आप ऑन ग्राउंड यूँ देख सकें कि ये सड़क बन गई, ये जो है वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो इन्होंने तो इस तरह के मंसूबे बनाने होते हैं, चाहे उससे बहुत फ़र्क पड़े या ना पड़े। बेशक वो मंसूबे बाद में वाइट एलिफेंट ही साबित हो रहे हों, लेकिन इनका मकसद सिर्फ अपनी तशहीर चूँकि होता है वाह कराना, तो इन्होंने इस टाइप के मंसूबे बनाने होते हैं। तो इनका इतना विजन ही नहीं है कि ये सोच सकें कि 10 साल बाद आपके मुल्क में इन्वायरमेंट की क्या सूरत हाल होगी, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हमने सेव करना है, आने वाली नस्लों के लिए हमने पानी कैसे बचाना है, कैसे सस्ती बिजली बनानी है। इन्होंने उस वक्त जो बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए, आप देखिए कि उस वक्त भी हालांकि कुछ लोगों ने उनको, जो जी शऊर लोग थे, उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो IPPs आप शुरू कर रहे हैं ये गले पड़ जाएंगे, इनको इतनी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी, क्या कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस वक्त बस अपनी वाह करानी थी कि हमने बस 2 सालों में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। उसके बाद वो कैसे आपके गले पड़े हुए हैं आज तक कि अब वो बंदे ख़त्म कर रही है आपकी बिजली के बिल, ठीक है ना। तो इनका जो दिमाग है वो बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए चलता है कि बस थोड़ी देर के लिए आप ये कर लो वाह करा लो, थोड़ा सा ये काम कर लो वाह करा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ों पे ये सोच नहीं सकते बेचारे। तो उसकी वजह से ये जो अभी मैं कल पढ़ रही थी, एक न्यूज़ अखबार में रिपोर्ट थी शायद, या शायद किसी और अखबार में, सॉरी अगर मैं भूल जाऊँ, चूँकि अभी बातों में जिक्र आ गया, वरना मैं पहले से उसको सर्च आउट करके लिख के रखती। तो उसमें पता चल रहा है कि पता नहीं कोई 3-4 हज़ार अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट में इन IPPs को दिए जा चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस गरीब कौम के साथ हो क्या रहा है। यानी एक ऐसी बिजली के लिए वो पैसे दिए गए हैं जो ना बनी ना किसी ने इस्तेमाल की, लेकिन उसका पैसा वो बशीर रक्षे वाला भी दे रहा है। वो बेचारा जो सारा दिन रक्षा चला के किसी तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उस IPP के हज़ारों अरब रुपए का पैसा वो जो नज़ीर परचून फरोश है वो भी दे रहा है, वो जो रेडी वाला रमज़ान है वो भी दे रहा है, वो कोई भी है वो बेचारा दे रहा है वो कैपेसिटी पेमेंट, क्योंकि इनके तो घरों में मुफ्त बिजली चल रही है ना, इनको तो मुफ्त यूनिट मिले हुए होते हैं। तो ये जुल्म है इस कौम के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।